चलो इधर ध्यान दो। पिछले क्लास में हम लोग ने प्योर इंडक्टिव सर्किट पढ़े थे। सबसे पहले हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट पढ़े थे, फिर आया था प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमने देखा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ लीड करता है इंड्यूस्ड करंट से बाय π/2 रेडियन। मान लो जब हम प्योर इंडक्टिव सर्किट पढ़ते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि जिस कॉपर के वायर से वो इंडक्टर को बनाया गया है, इंडक्टर क्या होता है, बस वायर को ऐसा लपेट देते हैं अपन सोलेनॉइड के फॉर्म में। तो जिस कॉपर के वायर से उस इंडक्टर को बनाया गया है, मैंने ये मान के चला था प्रीवियस केस में कि उस इंडक्टर का अपना खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मैंने रेजिस्टेंस बोला, मैंने रिएक्टेंस बोला क्या? मैंने वर्ड क्या इस्तेमाल किया? रेजिस्टेंस। बोले ये कैसे है? क्योंकि तुमको याद होगा हर वायर जो करंट लेकर जाता है वो रेजिस्टेंस भी क्रिएट करता है। मैं रिएक्टेंस की बात नहीं कर रहा, रिएक्टेंस इज़ वेरी डिफरेंट थिंग, है ना। मैं बात कर रहा हूँ रेजिस्टेंस की। मैंने उसको उस मामले में, उस सिचुएशन में वो मान के चला था। मगर क्या होगा अगर उस इंडक्टर का अपना खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, यानी वो जो कॉपर वायर से बना होगा ना। मान लो फॉर एग्जांपल देखो, तुम डीसी सिग्नल पास कर रहे हो, डीसी करंट। कौन सा करंट पास कर रहे हैं? डीसी करंट। और जब डीसी करंट यहाँ से पास हो रहा है, इंडक्टर की तरफ पास हो रहा है, तो मैं देखता हूँ कि अंदर घुसते वक्त उसका वोल्टेज थोड़ा सा हाई था, बाहर निकलते वक्त वोल्टेज थोड़ा सा लो है। अब आप सोच रहे होंगे सर वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से हुआ होगा। नहीं रे, डीसी करंट है ना। डीसी करंट में कहाँ से इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जा रहा? तो फिर बोले वोल्टेज कम क्यों हुआ? तो बोले वो जो कॉपर वायर है ना, उसने क्या किया? रेजिस्टेंस पैदा किया। आई बस में। तो वैसा ही खेल, अगर इस इंडक्टर का खुद का कोई रेजिस्टेंस है, या फिर मान लो ऐसा भी मान के चलो कि ये इंडक्टर बहुत अच्छा इंडक्टर है, इसका खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मगर मैंने उसके सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, दोनों भी केस सेम हो जाएंगे। तो अब इस मामले में इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, इन सब की इक्वेशन क्या रहेगी, कैसी रहेगी, वो हमको सबको देखना है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले ये हम लोग जो स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। मैं एक्स एक्सिस लेता हूँ और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मान लो ये इंडिकेट कर रहा है IRMS। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? IRMS। अच्छा एक बात बताओ, कौन से दो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं? इंडक्टर एंड अ रेजिस्टर। अगर आपको याद होगा, रेजिस्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट के साथ वेरी करता है ना। अगर आपको याद होगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ और इंड्यूस्ड करंट का ग्राफ कैसा आया था? दोनों में सेम डायरेक्शन में आए थे, है ना, रेजिस्टर के केस में। मगर आपके इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी इंडक्टर के केस में क्या हुआ था? इंड्यूस्ड ईएमएफ लीड कर रहा था इंड्यूस्ड करंट से। अब मुझे बताओ, यहाँ ईएमएफ कितने टाइप के हो गए? दो। एक कहाँ पर है? रेजिस्टर में। एक कहाँ पर है? इंडक्टर में। अब अगर मैं जानना चाहता हूँ कि भैया टोटल ईएमएफ क्या होगा, टोटल ईएमएफ क्या होगा, तो मैं यहाँ से एक लाइन खींचूंगा। ये वेक्टर डायग्राम मुझे बताएगा क्या? टोटल ईएमएफ। याद रखे, ये जो टोटल ईएमएफ है, इट इज़ द एडिशन ऑफ इंडक्टिव ईएमएफ एज वेल एज रेजिस्टिव ईएमएफ। मगर इसकी वैल्यू होगी कितनी? देखो भाई, यहाँ से यहाँ तक ER है, यहाँ से यहाँ तक EL है, तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा? EL ही होगा ना भैया, सामने वाले साइड है ना ये पैरेलल। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम, E इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ EL का स्क्वायर प्लस ER का स्क्वायर, या जस्ट ER का स्क्वायर प्लस EL का स्क्वायर, ER का स्क्वायर प्लस EL का स्क्वायर ना, एडजेसेंट एंड ये सम ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगा के अपन नहीं बोले। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल्स टू VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। कहीं आपको E में नज़र आएगा, कहीं आपको V में नज़र आएगा, दोनों का मीनिंग क्या होगा? सेम होगा। आई बात समझ में आपको? अब देखो खास बात, ER क्या है, यानी
ईएमएफ अक्रॉस रेजिस्टेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, वो कितना आएगा? तो बोले वो आएगा आई आर एम एस इंटू आर। अच्छा ठीक है, मान लिया। अच्छा ये आर जो है वो सॉरी ई एल क्या होगा? ई एल जो होगा वो होगा आई आर एम एस इंटू एक्स एल। ये क्या होगा? आई आर एम एस इंटू एक्स एल। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या लिख रहे हो आप? मैं यहाँ ओम्स लॉ लगा रहा हूँ। V इज इक्वल्स टू आर आई होता है ना, V इज इक्वल्स टू क्या होता है? आर आई, ये होता है। तो मैं बोलूँगा देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या आएगा? रेजिस्टेंस की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इसमें से फ्लो होने वाला करंट। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? IRMS के बराबर है ना। ठीक है, अब मैं बोलूँगा ठीक है ये आ गया इसकी बारी। अब इसका क्या? इंडक्टर का क्या? तो बोले EL क्या है? बोले पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होगा बेटा? करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो करंट कितना है? IRMS। रेजिस्टेंस कितना है इसका? रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे? रिएक्टेंस। अब बोले सर आप अभी थोड़ी देर पहले रेजिस्टेंस बोले, रिएक्टेंस क्यों? अरे भैया सिग्नल कौन सा पास हो रहा? AC सिग्नल, AC सिग्नल पास हो रहा है ना। तो ये जो है आपका इंडक्टर उसको लौट रहा होगा वापस, सपोज नहीं मता 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 करके, वो क्या दे रहा होगा? रिएक्टेंस ही दे रहा होगा ना। तो इसीलिए मैंने एक्सएल लिखा वहाँ पर, IRMS इंटू एक्सएल। अच्छा ठीक है, फिर मैं बोला ई क्या है? तो बोले ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है ना, क्योंकि ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल ई एल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर्स ई आर। तो बोले ई क्या होगा? ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ टोटल करंट तो IRMS ही रहेगा। मैं बोलूँगा इसमें से कितना करंट पास हो रहा? IRMS। इसमें से कितना करंट पास हो रहा? IRMS। दोनों में से कितना करंट पास हो रहा? IRMS। तो IRMS इंटू Z, IRMS इंटू Z। अब इसकी बार ई की जगह लिखो IRMS इंटू Z अंडर रूट ऑफ ER की जगह लिखो IRMS का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस IRMS का स्क्वायर इंटू XL का स्क्वायर। अब IRMS का स्क्वायर कॉमन निकालो स्क्वायर रूट के बाहर। देखो IRMS का स्क्वायर कॉमन निकलेगा स्क्वायर रूट के बाहर, और ये IRMS से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। क्योंकि आप बोले ऐसा क्यों लिख रहे सर? अरे भाई सिंपल सी बात है, XL इज इक्वल्स टू ओमेगा एल होता है ना, कल ही पढ़े हम लोग ना। सिंस XL इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, दिस इक्वेशन represents impedance of circuit। ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? सर्किट का इम्पेडेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। आई बस समझ, इम्पेडेंस याद है मैंने बताया था, इम्पेडेंस रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द रेजिस्टिव एज वेल एज नॉन रेजिस्टिव कंपोनेंट टुगेदर इज कॉल्ड एज इम्पेडेंस। तो ये जो Z है, जो सिंबल है, वो काहे का है? इम्पेडेंस का है। आई बात समझ में? गिरा मुझे, तेरी साजिश है बेटा गिराने की मुझको, है ना। तो ये आया समझ में। अब देखो यहाँ पर एक बात साफ समझ में आ रही है, अगर EL बड़ा रहा यानी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर बड़ा रहा, तो ये जो E की एंगल है, E का एंगल और बड़ा आएगा। अगर EL छोटा रहा, ER बड़ा रहा, तो E और E का एंगल कम आएगा। इन वॉट एवर द केस ये एंगल फिक्स नहीं है। इंडक्टिव देखो, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में ये एंगल फिक्स था 0 डिग्री, प्योर इंडक्टिव सर्किट में ये भी एंगल फिक्स था 90 डिग्री, π/2 रेडियन। अब यहाँ पर ये एंगल की वैल्यू फिक्स नहीं है, एंगल की वैल्यू फिक्स नहीं, मगर क्या फिक्स है? ये कौन लीड करेगा? तो यहाँ चीज़ साफ नज़र आ रही है कि इंड्यूस EMF लीड करेगा इंड्यूस करंट से बाय π/2 रेडियन, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, नहीं सॉरी बाय फाई एंगल,
here induced EMF leads the induced current by phi angle, by phi angle। आई बात समझ में बेटा? इन दैट सिचुएशन, ध्यान दे बेटा इधर, इन दैट सिचुएशन अगर मैं इंड्यूस ईएमएफ की इक्वेशन E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी लिख रहा हूं, तो इंड्यूस्ड करंट की इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं? I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अरे ईएमएफ आगे चल रहा तो इसका मतलब करंट पीछे चल रहा। ईएमएफ चल रहा आगे बाय फाइव एंगल, तो करंट पीछे चल रहा बाय फाइव एंगल। या फिर और अगर मैं लिखता हूं नहीं भैया मेरे को करंट को लिखना है साइन ओमेगा टी, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा उसके साथ फाइव लगाना, तो अब इंड्यूस ईएमएफ की इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे? E0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आया ना? है ना? ये हो जाएगा सिचुएशन। ऑन दैट बेसिस मैं ग्राफ भी प्लॉट कर सकता हूं। नहीं सर नहीं जमता हो, देखो तो सही। E और I ओमेगा टी, ठीक है ना? चलिए ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे अपन। अगर मैं इस इक्वेशन के हिसाब से प्लॉट करूं, इस इक्वेशन के हिसाब से प्लॉट करूं, देखो ये ऐसा आएगा, है ना? देखो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये माइनस I0 कॉस ओमेगा टी के बराबर है। माइनस I0 कॉस ओमेगा टी के आसपास है। बोले सर ऐसा कैसा? अरे कल ही देखे थे ना अपन ने, ओमेगा टी माइनस फाइव बाई टू था ना वो, है कि नहीं? तो माइनस I0 कॉस ओमेगा टी, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा फिर, ये ऐसा। इसमें से ये ग्राफ है इंड्यूस्ड ईएमएफ का और ये ग्राफ है काय का? आपका आएगा, है ना? ये ऐसा। सर ये कैसे पहचानेंगे? वेरी सिंपल, ये देखो ये साइन कर्व है, ये क्या है? साइन कर्व है, और ये माइनस कॉस कर्व है। ये निगेटिव रीजन से स्टार्ट हुआ ना, ये यहाँ से चालू हो गया, जहाँ जॉइंट है वहाँ से चालू हुआ क्या? नहीं, तो ये माइनस कॉस कर्व है। मैंने रैंडमली ले लिया क्योंकि इसका एंगल कोई फिक्स नहीं है ना, तो बस इतना है कि यहाँ से शुरू हुआ ऐसे ही जाएगा वो। ये माइनस कॉस कर्व है। अगर मेरे से पूछता ये ग्राफ किसका है, LR सर्किट का है कि RC सर्किट का है कि L सर्किट का है, मैं बोलूँगा देख भाई ये LR सर्किट है। बोले कैसे? देख ये दिख रहा ना, ये EMF का E0 साइन ओमेगा टी, और ये कुछ तो भी माइनस कॉस ओमेगा टी वाला दिख रहा, कुछ तो भी, है ना भाई? देखो अब कैसा है, अगर मान लो कि ये वैल्यू एग्जैक्ट पाई बाय टू पे आती है, पाई बाय टू मान लो यहाँ है, पाई बाय टू क्या है? यहाँ पर है, पाई बाय टू यहाँ है। देख ये जो पॉइंट है ना, ये जो नीचे वाला कॉस वाला कर्व कहाँ मिल रहा है? एक्स एक्सिस पे, यहाँ मिल रहा है, ये एंगल पे मिल रहा है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भी एंगल की वैल्यू होगी वो फाई कहलाती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो भी एंगल की वैल्यू है वो क्या कहलाती है? फाई। तो मैं आपको देख सकता हूँ, देखो इसमें जो फेज डिफरेंस है ना वो पाई बाय टू नहीं है। प्योर एल सर्किट में ये जो फेज डिफरेंस होता है वो पाई बाय टू होता है। ये दिख रहा ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है कर्व का, प्योर इंडक्टिव सर्किट में कितना होता है? पाई बाय टू होता है। ये पाई बाय टू है क्या? ये पाई बाय टू से कम है, तो भैया पहली बात तो प्योर इंडक्टिव सर्किट नहीं है। हाँ अगर ये ग्राफ ऐसा होता कि भैया देखो ये ऐसा आया और यहाँ से शुरू हुआ, देखो ये पाई बाय टू है, और हाँ देखो ये ऐसा जाएगा, है ना? ये दूसरा वाला ऐसा जाएगा। अब देखो ये पहला वाला यहाँ से शुरू हुआ, ये EMF का ग्राफ, करंट का ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ। अब बताओ यहाँ दोनों मिले आके कितने का फर्क आया? पाई बाय टू। मतलब EMF और करंट में कितने का एंगल का फर्क है? पाई बाय टू। जैसी तुमने बोले कि EMF और करंट के एंगल में पाई बाय टू का फर्क है, तो एक तो ये इंडक्टिव सर्किट है या प्योर कैपेसिटिव सर्किट है। फिर देखो लीड कौन कर रहा? ये प्लस साइन कर्व है, ये माइनस कॉस कर्व है ना? प्लस साइन कर्व है, ये माइनस कॉस है, मतलब EMF लीड कर रहा। तो बोले प्योर EMF लीड कर रहा, इसका मतलब ये प्योर इंडक्टिव सर्किट है, समझा ना? फिर मैंने यहाँ देखा, अरे यहाँ पर तो यार ये पाई बाय टू नहीं है एंगल, कुछ तो भी है। अच्छा चल कुछ तो भी है, तो बोले फिर ये तो LR सर्किट हो सकता या CR सर्किट हो सकता है।
एक तो एल आर हो सकता, सी आर होता है ना। बोले एल आर है कि सी आर है? बोले यार वो गारंटी से अभी नहीं बोल सकते अभी। बोले पहले देखो क्या है। बोले ये साइन ओमेगा टी का कर्व है। ये काय का कर्व है? बोले माइनस कॉस ओमेगा टी का। अच्छा ई एम एफ लीड कर रहा, मतलब देखो ना, इसको पीछे जाओ ना इसके। बोले ई एम एफ लीड कर रहा, अच्छा बोले तो अगर ई एम एफ लीड कर रहा और एक फिक्स एंगल नहीं है तो मतलब वो कौन सा सर्किट है फिर? एल आर सर्किट है ना। ये बहुत ज़्यादा डीप में बता दे रहा मैं इतनी डीप में बता रहा हूँ कि तुमको कोई प्रॉब्लम ना चाहे आगे जाके। एनसीईआरटी में भी इतना डीप में नहीं है ना। तो भैया देखो ये सारी चीज़ें, अगर मैं सपोज करो इस बेसिस पे बोलूं, डायग्राम बनाओ, ग्राफ बनाओ, है ना। सबसे पहले तो देखो E0 साइन ओमेगा टी प्लस 5, इसको आप E0 कॉस ओमेगा टी बोल सकते हैं। तो भैया ये ऐसा आके ऐसा जाएगा, याद रखना ये π/2 रहेगा, है ना। और I0 साइन ओमेगा टी, वो तो भैया कुछ π/2 है ना। तो फिर भैया ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा जाएगा, है कि नहीं। देखो ये 0 था, ये π/2 था, ये कहाँ मिल रहे? देखो ये बीच में फ़र्क जो है π/2 है क्या? ये जो डिफरेंस है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, अलग अलग डिफरेंस आ रहा। तो ऐसे इसमें आप ये ग्राफ बना सकते। ये काम करो, यही वाला बनाओ। ये थोड़ा सा मेरे को गलत लग रहा है शायद, क्योंकि ये ग्राफ बहुत जगह देखा मैंने, तो वो वाला ग्राफ बना लो। खैर देखो ये यहाँ पर इस तरह से बन गया। इम्पिडेंस आ गया अपने पास। अब अपने को फेज डिफरेंस की वैल्यू जब निकालना रहा तो कैसे निकालेंगे फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस जो कि होता है tan phi, फेज डिफरेंस होता है tan phi से, या phi मतलब phi होता है वो। तो कैसे निकालेंगे? देखो tan phi क्या होता है? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। ये ऑपोजिट साइड किसके बराबर का है? EL के बराबर का। एडजेसेंट साइड किसके बराबर का है? ER के बराबर का। तो ये हो जाएगा EL अपॉन ER। फिर ये हो जाएगा IRMS इंटू XL, IRMS इंटू R। IRMS क्या हो गया? कैंसिल। तो phi इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ XL अपॉन R, या जिसको हम लोग कहेंगे ओमेगा L अपॉन R। तो इस तरह से आप फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, XL अपॉन R। चलिए फिर दूसरा आएगा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है? cos phi को बोलते हैं पावर फैक्टर। वो होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि ER अपॉन E। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि ER अपॉन E। सर्किट CKT उसका वो है ना शॉर्ट फॉर्म। देख पावर फैक्टर तो ER अपॉन E। ER को क्या लिख सकते हैं अपन? IRMS इंटू R। E को क्या लिख सकते हैं अपन? इंटू Z। देखो cos phi इज इक्वल्स टू R बाय Z, और cos phi इज इक्वल्स टू R अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ये हो गया आपका पावर फैक्टर। लिख लो बेटा। अब बढ़ते आके इनके न्यूमेरिकल्स पे।
ये बोर्ड में नहीं है, एल आर सर्किट बोर्ड में नहीं है। An AC circuit consists of only inductor of inductance 2 Henry. First off, if the current is represented by sine wave of amplitude 0.25 ampere and frequency 60 Hertz, comma, calculate effective potential difference across the inductor. Inductance 2 Henry, peak value of current 0.25 ampere, frequency 60 Hertz, effective potential difference across inductor. EL बोलो VL बोलो एक ही बात है, उसने आपसे पूछा है। VL कैसे निकलेगा? IRMS इंटू XL, ये VL निकाल सकते हैं। अदीबा ध्यान दे इधर, IRMS कैसे निकलेगा? I0/√2 इंटू ओमेगा L। XL का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा L। यह जिसको आप आगे और क्या लिख सकते हैं? I0/√2 2πf इंटू L। चलिए VL इज इक्वल्स टू I0 कितना है? 0.25 और 1/√2 को होता है वैल्यू 0.7071, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी कितनी हो रही है? 60 हर्ट्स।
और इंडक्टेंस कितना है 2 हेनरी। करो कैलकुलेशन कितना आ रहा। यार इसका चश्मा बड़ा तो अच्छा लग रहा है मेरे को, मैं भी बना लेता वैसे। 0.2 ये आ रहा 133.217, तो 133.2 वोल्ट। दिस इज योर आंसर। ये स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन था, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। An inductor of inductance 200 millihenry. An inductor of inductance 200 millihenry is connected to an AC supply. Is connected to an AC supply of peak EMF 210 volt and frequency 50 hertz and frequency 50 hertz. Full stop. Calculate क्या सड़े पहना the peak current full stop. What is the instantaneous voltage of the source when the current is at its peak value, जब करंट उसकी पीक वैल्यू पे होगा। मुश्तबा चेयर दें। क्या क्या दिया हुआ देखो, लिस्ट डाउन करो। एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 200 मिली हेनरी। यानी कि 0.2 हेनरी। पीक ईएमएफ 210 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। आपसे पूछा है कि पीक करंट कितना होगा, पता लगा। साथ ही साथ वो पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस ईएमएफ क्या होगा। वो तो E0 sin ओमेगा t से आ जाता। ठीक है, अब सवाल है कि आप I0 कैसे निकालेंगे।
एनी आइडिया I0 कैसे निकलेगा? बोलो बोलो बोलो। E0 अपॉन एक्सएल। अरे ओम्स लॉ लगाना। ओम्स लॉ के अंदर क्या होता है तुम्हारा फॉर्मूला? V इज इक्वल्स टू आर आई, यानी I इक्वल्स टू V बाई आर। अब उसको अल्टरनेटिंग करंट के नज़रिए से देखो, I इक्वल्स टू V बाई आर। I बोले तो क्या? करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर, जो कि IRMS होता है। V बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, है ना? क्या बोला उसने? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर। और आपका R बोले तो रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर, जिसको अपन बोलेंगे एक्सएल। वैसे तो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? IRMS इज इक्वल्स टू EL, या जिसको अपन ERMS भी बोल सकते हैं, अपॉन एक्सएल। बोले 2 मिनट ध्यान दीजिए। देखो इंडक्टर के अक्रॉस जो, देखो अकेला इकलौता कौन कनेक्टेड है यहाँ पे? इकलौता कौन सा सर्किट है AC सोर्स से कनेक्टेड? इंडक्टर। और यहाँ क्या है? एक AC सोर्स है। मान लो यहाँ से जो आपकी RMS वैल्यू है वोल्टेज की, ERMS है। ये जो RMS वोल्टेज है वो किसको लगा हुआ है? इंडक्टर को लगा हुआ है ना। तो अगर मैं बोलता RMS वोल्टेज 220 वोल्ट है, मैं बोलूँगा इंडक्टर के अक्रॉस कौन सा कितना वोल्टेज है? 220। मतलब भैया एक लौता है ना भैया, तुम समझो ना बात को। एक ही सर्किट है ना, सर्किट में एक ही है ना कंपोनेंट, इंडक्टर। तो जो सोर्स का वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तो इसका होगा। तो मैं बोलूँगा EL की वैल्यू किसके बराबर होगी? ERMS के बराबर। तो वैसे तो IRMS को अपने को लिखना चाहिए क्या? तो बोलेंगे EL, मगर यार EL तो किसके बराबर है? ERMS इंटू एक्सएल। अच्छा, फिर आप सोचेंगे हर जगह ऐसा होता होगा। नहीं रे बाबा, अगर इंडक्टर और रेजिस्टर रहे, है ना, इंडक्टर है और रेजिस्टर है, तो अगर इंडक्टर और रेजिस्टर रहे तो ये खेल अब यहां नहीं चलेगा। बोले सर कैसे? अब आप लिखेंगे IRMS, है ना, मुझे पता लगाना है करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर। तो आप अगर आपको एक्सएल की वैल्यू दी गई है, मान लो क्या की वैल्यू दी गई है? एक्सएल की, तो EL अपॉन एक्सएल लिखेंगे आप। यहां आप ERMS नहीं लिख सकते। कोई बताएगा क्यों? 2 कंपोनेंट है ना। ERMS बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हुआ ना। अब यहाँ 2 कंपोनेंट्स है ना यहाँ पे, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस अकेले का आएगा ये? पर तुमको मेहमान 100 रुपये दे के जा रहे, एक भाई है तुम्हारा और एक छोटा भाई तुम है और एक छोटा भाई है, तो बढ़िया ये 100 रुपये तुम दोनों के भी है ना भाई? नहीं है। वाह रे वाह, किसके है? अम्मी के है। है कि नहीं? अब भाई इमेजिन कर लो तुम आइडियल भाई है ना, आइडियल भाई बहन जो भी हो, आइडियल सिबलिंग्स हो, है ना, तुम बराबर का हिसाब रखते हैं। ऐसा इमेजिन करने में क्या जा रहा? तो 100 रुपये दे के गया है मेहमान ने, तो 50 तुम्हारे 50 उसके है ना। नहीं तुम बड़े 60, तुम 60 रख लो, तुम बड़े हैं, तुम 60 रख लो, उसको तो 40 तो बेचारे को। तो भाई दोनों का है ना ये। अब यहाँ जो 100 रुपये एक अकेले के थे ना, ये समझे कि नहीं समझे? ये बात तो तूने सही बोला यार फरजान, वो अपने रहते ही नहीं बोले, अम्मी के रहते वो। चलिए इधर देखिए, इधर खैर ये ERMS लिख सकता हूं मैं, इधर ध्यान दे। इसी तरह अगर I0 लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? E0 अपॉन एक्सएल, या फिर E0 अपॉन ओमेगा एल, या E0 अपॉन 2πfl। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा रे ये 2πfl। अब चलो वैल्यू डालो। E0 210 2 3.14 इंटू 50 इंटू 0.2 करो कैलकुलेट, कितना आ रहा? 3.33। लेट मी सी। थ्री पॉइंट 3.342 आएगा।
भाई क्या करने का मालूम क्या, देख इसको इससे मल्टीप्लाई कर 10 हो जाएगा, है ना। ये 10 और ये 0 कट गया। 21 का आधा 10.5, 1/3.14 0.3182। वो वैल्यू याद रखो, 1/π क्या होता है 3.1, 1/3.14, वो कैलकुलेट करो आ जाएगा आंसर। अरे ये तो कहाँ सुकून से बैठ रहे थे, अभी तो ये एक मामला आधा ही हुआ। आपको क्या पूछा साथ ही साथ, है ना, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। ठीक है, बताओ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या रहेगा। I0 हाँ, what is the instantaneous voltage of the source when the current is at its peak value? बातों ही बातों में कोई गाना मत सोचो, है ना। उन्होंने बहुत ही कह दिया, बहुत कुछ कह रहे हो। मैं कुछ उससे कुछ तो कोई धुन याद आ रही, मेरे को याद नहीं। क्या लगता है बातों में उन्होंने क्या क्या कह दिया, बहुत कुछ कह दिया। कल का ग्राफ देखो, ग्राफ उठाओ, ग्राफ कल का। हाँ, अब एक बात देखो, एक क्वेश्चन स्टेटमेंट को ना बहुत गौर से पढ़ो। क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ द सोर्स, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ द सोर्स। कंडीशन कब की दिया उसने, व्हेन करंट इज एट इट्स पीक वैल्यू। अब जरा ग्राफ को ऐसा घूर घूर के देखो, जैसे उससे खूबसूरत चीज तुमने आज तक देखी नहीं। देखो, मेरे को नहीं भाई, मैं भी समझता हूं, ग्राफ को देखो, ग्राफ को देखो, अमजद को देखो, है ना, ठीक है। ग्राफ को देखो, ग्राफ को। अब नजर इस पे डालो, जब करंट अपनी पीक, करंट ही ना, हाँ, करंट पीक वैल्यू पे था, तब ईएमएफ की क्या वैल्यू आ रही थी, जरा देखो तो। करंट पीक वैल्यू मतलब समझता है ना, हाईएस्ट, सबसे ऊंची पहाड़ी पे था, ईएमएफ कितना था देखो उस वक्त, 0। बोले भाई ऐसा कैसा, अरे देखो भाई, अगर मान लो कौन सा वाला ग्राफ दे, पता इधर कौन सा वाला, पहले वाला देखेंगे, बोर्ड वाला। पहला ये अच्छा ईएमएफ का E0 साइन ओमेगा टी वाला है ना, ठीक है, ये था। और बाद में ये π/2, हाँ देखिए, थोड़ा सा इधर से ऐसा आ जा बेटा, हाँ ये ऐसा, ये ऐसा करके जाएगा वो, ये तेरी की। इसीलिए मैं बायोलॉजी का टीचर नहीं बना, मेरी डायग्राम अच्छी नहीं है ना। तो देखो इधर क्या देख रहा, ये डॉटेड बोले तो कौन है, करंट लाइन है, करंट का है। देखो करंट अपनी पीक वैल्यू पे कहाँ पर है, पीक वैल्यू पे। उस वक्त देख ईएमएफ कहाँ पर है, 0 पे है। तो भाई मतलब ये हुआ कि जब करंट, अरे इतना नहीं, डायग्राम छोड़, तू थ्योरेटिकली याद रख सकता है ना। जब आप हमेशा ये 90 डिग्री के एंगल से वेरी होते, ईएमएफ और करंट के बीच में का कितना फ़र्क है, 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री आगे बढ़ चुका होगा तब करंट को होश आएगा, चलो अब शुरू करते हैं, है ना। 90 डिग्री जब आगे बढ़ चुका होगा, अब बोल रहे आप कि भैया ठीक है, करंट अपनी पीक वैल्यू पे है और उनमें फ़र्क कितने का है, 90 डिग्री का। तो अगर पीक वैल्यू पे है मतलब कहाँ है, 90 डिग्री पे। तो दूसरी चीज़ कहाँ होंगी फिर, ओरिजिन पे। ओरिजिन पे उसकी वैल्यू क्या होती, 0। तो इसीलिए यहाँ पर 0। ग्राफ देखकर पहचान लो, या फिर आप ये कॉन्सेप्ट याद रखो, एक ही बात होती है उससे। तो यहाँ आप लिखेंगे, लिखो जो मैं ओरली बोलता हूँ। ये कॉन्सेप्ट नीट में आ सकता है बॉस, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, लिखो। As an inductive circuit, as an inductive circuit, as an
inductive circuit, current lags behind the EMF, current lags behind the EMF by pi by 2 radian as, क्या लिखा है मैंने, as in inductive circuit, current lags behind the EMF by pi by 2 radian. कौन बुला रहा? Current lags behind the by pi by 2 radian, comma, so the voltage is zero. So the voltage is zero. So the voltage is zero. So the voltage is zero when the current is at its peak value. आगे लिखो, रिपीट कर रहा हूं. सो द वोल्टेज इज जीरो, पूरा लिखो. एज एन इंडक्टिव सर्किट, एज इन एन इंडक्टिव सर्किट, करंट लैग्स बिहाइंड द EMF by pi by 2 radian. Current lags behind the EMF by pi by 2 radian. So the voltage is zero. So the voltage is zero when the current is at its peak value. When the current is at its peak value. चलो नेक्स्ट. अमजद, यार कोई ढंग का पेन दे दो या मार्कर ब्लैक वाला. बोलो ना डायरेक्टर साहब को. 35 रुपये यार. देख रहे हम ना, क्या देख ले जाके. क्या हो गया? अच्छा, अम्मी ने बुलाया क्या? जा फिर. चलो नेक्स्ट. सब लोग इधर ध्यान दो बेटा. सॉरी, ये सारे एनसीईआरटी की क्वेश्चन, नॉट स्टेट बोर्ड. अब आ रहा है एक और. नहीं, स्टेट बोर्ड, सॉरी, स्टेट बोर्ड के. अल्टरनेटिंग ईएमएफ, स्टेट बोर्ड, ऑफ E equals to 220 sin 100 pi t is applied to a circuit, containing an inductance of 1 upon pi Henry. Full stop. Write an equation for instantaneous current through the circuit. Full stop. What will be the reading of AC galvanometer
रीडिंग ऑफ एनी गैल्वेनोमीटर ये बोलेंगे तो आरएमएस करंट की बात कर रहे हो। कनेक्टेड इन द सर्किट, कनेक्टेड इन द सर्किट। क्या क्या दिया है देख लो। अल्टरनेटिंग ईएमएफ, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ की इक्वेशन दी गई है 220 साइन ऑफ 100 पाई टी, और इंडक्टेंस की वैल्यू दी गई है 1/पाई हेनरी। राइट एन इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट टू द सर्किट। आपको इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन क्या होगी वो इक्वेशन पता लगाना है, साथ ही साथ आईआरएमएस करंट की वैल्यू भी पता लगाना है। आईआरएमएस करंट की वैल्यू भी पता लगाना है। चलो करो कोशिश। तुमको इंड्यूस्ड ईएमएफ दिया हुआ है, इंड्यूस्ड करंट की इक्वेशन तुमसे पूछा गया है। याद रखना इंड्यूस्ड करंट क्या करता है, लैग करता है बिहाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय π/2 रेडियन। तुमको सबसे, हाँ बेटा 1 पॉइंट, हाँ ये सही है, आईआरएमएस सही है आपका। इक्वेशन बनाओ। क्या पहले I0 निकाल लो, है ना। चलो मैं पहली चीज़ पे फोकस करता हूँ। पहले तो इंस्टेंटेनियस करंट पूछा है ना उसने। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, I0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस π/2। ओके, ओमेगा टी बोले तो ये वो 100 पाई टी। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ I = I0 साइन ऑफ 100 पाई टी माइनस π/2। ये मुकम्मल नहीं हुआ अभी, I0 की वैल्यू चाहिए आपको, एक प्रॉपर I0 की वैल्यू चाहिए होगी। I0 कैसे निकालेंगे, अपने पास E0 है तो हम लोग कहेंगे, एक मिनट इसमें मैं नंबर 1 डाल देता हूँ। हाँ, तो मेरे पास ऐसा I0 = E0/XL, यानी E0/2πfL। ओमेगा लिख सकते हैं ना अपन, 2πfL। देखो I0 = व्हाट इज E0, 220 2πf कितना है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है क्या उसने, हाँ दिया हुआ है ना। देखो ओमेगा 2 किसके बराबर है, 100 पाई के बराबर है, यहीं साइड में करना पड़ेगा। ओमेगा = 100 पाई, तो 2πf = 100 पाई, पाई और पाई हुआ कैंसिल। f = 50 हर्ट्ज़। f की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 50 हर्ट्ज़ होगी, है ना। समझ में आ रहा ना खेलिए। ओमेगा की जो वैल्यू है, साइन ऑफ ओमेगा टी होता है ना, ओमेगा टी, ये इक्वेशन में ये जो है ये ओमेगा टी है ना। ये अब इक्वेशन इंड्यूस ईएमएफ की इक्वेशन बताओ, E0 साइन ओमेगा टी, E = E0 साइन ऑफ, ये वाला पार्ट जो 100 पाई ये क्या होगा, ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या है, 100 पाई। ओमेगा म्हणजे काय, 2πf, पाई पाई कैंसिल झाला। अब f = क्या हुआ फिर, 50 हर्ट्ज़। गॉट, सॉरी, तो ओमेगा एल इक्वेशन में पता नहीं, एक मिनट को मैं देखता हूँ पहले भाई। अब f की वैल्यू आ गई 50 और l कितना दिया है, 1/पाई, तो I0 की वैल्यू कितनी आ गई, 2.2 एम्पियर I0 आ गया। तो चलो अब ये इक्वेशन लिखो। देखो I =
2.2 साइन ऑफ 100 पाई टी माइनस पाई बाय 2। ये मेरे पास आ गया पहला जवाब। हाँ, अब रही बात दूसरे जवाब की। मुझे चाहिए IRMS। IRMS म्हणजे काय? I0 अपॉन √2, या फिर जिसको आप कहेंगे I0 मल्टीप्लाई बाय 0.7071। I0 कितना है? 2.2। चलिए भैया बताइए IRMS कितना आएगा फिर? 1 पॉइंट, करेक्ट। आया समझ में? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम NCERT। A 44 millihenry inductor is connected to 220 volt, 50 hertz AC supply। 220 volt 50 hertz AC supply। फुल स्टॉप। डिटरमाइन, छोटा सा क्वेश्चन है ये, तुम लोग कर लोगे इजीली। डिटरमाइन RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। इन द सर्किट, determine RMS value of the current in the circuit। तो देखो यहां आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है? यहां पर मुझे दिया है इंडक्टेंस की वैल्यू 44 मिली हेनरी, यानी 44 इंटू 10⁻³ हेनरी। कनेक्टेड ERMS की वैल्यू दी गई है 220। अगर वो कुछ नहीं बोला ना कि पीक वोल्टेज है, तो समझ जाना वो कौन सा है, वो RMS वोल्टेज होगा। फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया है बेटा कितने? 50 हर्ट्ज। फिर आपसे IRMS पूछा गया है। IRMS इज इक्वल्स टू ERMS अपॉन XL, यानी कि ERMS अपॉन 2πFL। ओके, और नालायको इधर ध्यान दो ना, धतूरा आता अपने को। 220 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, F कितना दिया हुआ है तुम्हारे को? 50, और L कितना दिया हुआ है? 44 इंटू 10⁻³ ये तो 100 हो जाएगा। और ये 22 2 ज़ा और 22 10 ज़ा, यानी कि 5, और ये 100 हो गया। अब ये 5 अपॉन पाई 100 इंटू 10⁻³ क्या होगा? 10⁻⁻⁻1, यानी 50 अपॉन पाई।
और पाई का वैल्यू क्या था 0.3182। करो बेटा क्या आ रहा 50 मल्टीप्लाई बाय 0.3182 हाउ मच 1 पॉइंट 50 मल्टीप्लाई बाय 0.31 15.91 15.91 amperes। Next, in a purely inductive circuit, if capital L is equals to 100 upon pi into 10 raised to power minus 3 Henry and supply voltage is given by V equals to 100 sin 100 pi t full stop, find the first thing is inductive reactance। सबसे पहली चीज़ जो आपको पता लगानी है इंडक्टिव रिएक्टेंस। दूसरा है पीक वैल्यू कॉमा आरएमएस वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट चलिए जिसका हो गया वो इधर फोकस करो, कोशिश करो कैलकुलेट करने की। तीसरी चीज़ है फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। चौथी चीज़ है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर पांचवी चीज़ जो है टाइम डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। टाइम डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो देखो इधर बहुत सारी चीज़ें पूछ लिया उसने एक साथ।
और अच्छी अच्छी चीज़ें पूछा है उसने काफ़ी हद तक के। अब प्योरली इंडक्टिव सर्किट एल की वैल्यू क्या है? 0.1/π हेनरी। समझा ना? मैंने 100 को 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया। वोल्टेज की इक्वेशन क्या है? 100 sin 100πt। इसको देखते इससे साफ समझ में आ रहा है, ये V0 है, पीक वोल्टेज है, और ये ओमेगा की वैल्यू है। अब पिछली बार मैंने ओमेगा डाल के एफ निकाला था, तो फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा होगा? 50 हर्ट्ज। तो उसने बोला सबसे पहले तुम पता लगाओ इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो भैया वो XL इज इक्वल्स टू क्या आएगा? ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू 100π, एल की वैल्यू क्या है भैया? 0.1/π। पाई गया, बचा गया 10 ओम। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गया तुम्हारा 10 ओम। ये पहला जवाब हो गया। अब आया बारी पीक वैल्यू, RMS वैल्यू एंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। तो सबसे पहले पीक वैल्यू ऑफ करंट E0/XL। V0 बोलना पड़ेगा, नॉट E0। V0 कितना है बेटा? 100। XL कितना है बेटा? 10 एम्पियर। ठीक है। अगला क्या है बेटा आपका? RMS वैल्यू। IRMS इज इक्वल्स टू I0/√2, यानी I0 मल्टीप्लाई बाय 0.7071, यानी कि 7.071 एम्पियर IRMS। अगला क्या है? एवरेज वैल्यू। क्या फॉर्मूला था एवरेज वैल्यू का? 0.637 ऐसा कुछ है ना नंबर हो? 0.637। तो I0 मल्टीप्लाई बाय 0.637, तो I0 कितना है? 6.37 एम्पियर। है ना? 6.37 एम्पियर। ये आ गया। अगली चीज देखो क्या है फिर? तीसरी चीज क्या है? फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। 0.02 सेकेंड होगा टाइम पीरियड। तीसरी चीज है फ्रीक्वेंसी। F कितना बेटा? तो यहाँ अपन फॉर्मूला बताने, चलो ठीक है ना, चल जाता है ना, ये बोर्ड का क्वेश्चन तो है नहीं, डायरेक्टली बोल सकते अपन। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, ओमेगा की वैल्यू को इक्वेट करेंगे तो F आ जाएगा 50। पिछली बार निकाले थे। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 1/f, यानी कि 1/50। 1/5 0.2 होता है, तो ये हो जाएगा 0.02 सेकेंड्स। ये टाइम पीरियड हो जाएगा। फोर्थ, पावर फैक्टर यानी कि cos phi। अरे भैया ये तो मालूम होना चाहिए, 0। पावर फैक्टर इंडक्टिव सर्किट में 0 आया था। अच्छा, ये कमाल की चीज़ है। ये ग्राफ पर डिपेंड करती है, या ग्राफ नहीं तो भाई थ्योरी नॉलेज पर डिपेंड करेगा, बेसिक। बोलो भाई, टाइम डिफरेंस कितना रहेगा EMF और करंट के बीच में? अच्छा, पूरा एक साइकिल को कितना टाइम लगता? कैपिटल T। पूरे एक साइकिल को कितना टाइम लगता? कैपिटल T। अच्छा, एक बात बताओ, पिछली बार अपन ने एंगल देखकर पता लगाए थे ना कि कितने का फर्क रहता है EMF और करंट में? कितने एंगल का फर्क रहता? π/2 रेडियन। अब जरा टाइम पीरियड देख के पता लगाओ। मान लो ये इंड्यूस्ड EMF का ग्राफ है, ये 0, π/2, π, 3π/2, ट्वाइस π। फिर यहां से शुरू होगा इंड्यूस्ड करंट का ग्राफ। ऐसा कुछ, ऐसा जाएगा इंड्यूस्ड करंट का ग्राफ।
है ना। देखो ये पूरी एक साइकिल कितनी देर में कंप्लीट होती है, t सेकेंड्स में। टाइम पीरियड कितना रहेगा, t सेकेंड्स। देखो ये आधी साइकिल का टाइम कितना होगा, t/2, और ये साइकिल का टाइम कितना होगा, 1/4 का, t/4, है ना। तुमको नहीं लगता कि ये पहले शुरू हो गया और ये t/4 सेकेंड के बाद शुरू हुआ? तुम एंगल के हिसाब से पता लगाते थे ना, ये पहले शुरू हो गया, फिर 90 डिग्री का एंगल आने पे, 90 डिग्री का एंगल आने पे आपका करंट शुरू करता है अपना काम बढ़ना। अरे भाई याद है आपको वो अपन ने कॉइल का किए थे, घुमा के बताया था मैंने, 90 डिग्री के आधा बोले 90 डिग्री गोल घूमने के बाद करंट को होश आता है अपने को आगे बढ़ना है करके। तो ये एंगल के हिसाब से देखे थे आपने कि ये शुरू तो हो गया है ना, और 90 डिग्री के बाद करंट को होश आया, अरे नहीं नहीं अपने को करंट को बढ़ाने का है। अब तुम उसी चीज़ को टाइम पीरियड के हिसाब से देखो। तुम ये डॉटेड लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सिर्फ ईएमएफ ग्राफ पे फोकस करो। हाँ भैया ईएमएफ का ग्राफ नज़र आ रहा है, यहाँ से यहाँ एक साइकिल कंप्लीट हो गया, हाँ भाई सब कंप्लीट हो गया। एक साइकिल का टाइम पीरियड कितना होता है, कैपिटल टी। फिर ये पॉइंट कितना होगा, देखो ये आधी साइकिल हुई, t/4। ये कितना हिस्सा है साइकिल का, 1/4, तो t/4। तो हम बोलेंगे ये 1/4 साइकिल हुई, t/4। यहाँ तक समझ में आया, t/4। मतलब मैं बोलूँगा अच्छा ठीक है, देख ये यहाँ से यहाँ तक चला गया, कितना टाइम हो गया, t/4। तब जाके इसको होश हो रहा आ रहा कि अब अपने को स्टार्ट करने का है। तो ये लेट है उससे, कितना लेट है, t/4 सेकेंड्स। तो डिले इन टाइम मैं बोलूँगा कितना है, चेंज है ना, कितना फ़र्क है टाइम का इसमें, t/4 सेकेंड्स का, और 0.02/4 यानी कि 0.01/2, यानी कि वो हो जा रहा 5 × 10⁻³ सेकेंड्स, यानी कि 5 मिली सेकेंड्स आई थिंक, क्या जा रहा 5 मिली सेकेंड। तो ये है टाइम डिफरेंस, लिख लो। ये बेटा एसी, आपको याद होगा बहुत पहले मैंने बोला था कि एक अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा चैप्टर है जो उलझाता है ना, बाकी तो आसान है इलेक्ट्रो इसके अंदर, मगर वो भी अगर बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहे, बार बार अच्छे से करे, वो भी कवर हो जाता है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बहुत बड़ी तोप नहीं है वो भी। जनाब ने इंक दोस्त में इंक चलो वाह। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जब तक कोई दूसरी पेन दो बाय द टाइम देकर या लॉग बुक का बोलता हूँ, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, an AC source of 120 volt, मैडम हजरात इधर ध्यान दें, is connected across a pure inductor of inductance 0.07 Henry, full stop. If the frequency
of source is 60 hertz, if the frequency of source is 60 hertz, comma the current, नाला को इधर ध्यान दो, passing through inductor इसी से भरा क्यों भरा इंक? फर्स्ट ऑप्शन 4.55 एम्पियर, सेकंड ऑप्शन 0.355 एम्पियर, थर्ड ऑप्शन चलिए करिए सॉल्व। एन एसी सोर्स ऑफ 120 वोल्ट, मतलब ये आपको ERMS दिया हुआ है, ERMS 120 वोल्ट, प्योर इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टेंस 0.70 हेनरी, फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज, पासिंग थ्रू द करंट IRMS पूछा गया। अब देखो सिंपल सी बात है, IRMS इज इक्वल्स टू क्या होगा, ERMS अपॉन XL, है ना, यानी कि ERMS अपॉन 2 पाई FL। देखो IRMS इज इक्वल्स टू ERMS कितना है 120, 2 पाई 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 पाई, मैं पाई को एक काम करता हूँ 22/7 लिख देता हूँ, शायद ये ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। F की वैल्यू है 60 और L कितना बेटा अपना 0.7, इसीलिए 1 ज़ा 10 ज़ा 10 जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा 1200, 22 इंटू 60 यानी 2 इंटू 60 120 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 अपॉन 22 यानी कि 5/11, कौन सा आएगा फिर देखो, कौन सा आ रहा C, हाँ C 0.445 एम्पियर। एक बार कैलकुलेट करके देख लेता हूँ मैं भाई, 0.45, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, हाँ 120, हाँ नहीं ERMS ही है ना 120 वोल्ट दिया हुआ ना, खुद ही जिसने बोला AC सोर्स 120 वोल्ट का, तो AC सोर्स जो रहता वो ERMS ही रहता। हाँ अगर वो बोलता पीक, मेरा पीक वैल्यू इतनी है, तब जाके E0 लिखते अपन। ओ हो, a coil of resistance 300 ohm and self inductance 1.5 Henry is connected across a source, is connected across a source of frequency 100/pi hertz, full stop. The phase difference between voltage
and current is first option 0 degree, second option 30 degree, third option 45 degree, and the last option 60 degree. भाई चलो अब सॉल्व करके बताओ। थोड़ी देर पहले की ही बात है, मैंने फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया था आपको, देखो होगा तुम्हारे पास एक्सएल अपॉन आर। देखो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्सएल अपॉन आर, है कि नहीं है? मिला? तो सॉल्यूशन में जाएंगे हम और लिखेंगे फाई इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ एक्सएल अपॉन आर। ये है ना फेज डिफरेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 2 पाई एफ एल अपॉन आर, tan इनवर्स ऑफ 2 पाई, और f की वैल्यू क्या है बेटा, 100 अपॉन पाई। व्हाट अबाउट द l, इट इज 1.5, एंड व्हाट अबाउट r, 300। ओके, पाई और पाई हुआ कैंसिल, ये 1 आता हो, tan इनवर्स ऑफ 1, यानी फाई की वैल्यू कितनी होगी फिर 500 है ना। ये एल आर सर्किट के पर बेस्ड क्वेश्चन था, एल आर सर्किट का क्वेश्चन था। क्या बोल बेटा, EL और हाँ वो भी सेम रहेगा, क्योंकि एक्सएल और आर तो सेम है, IRMS तो सेम ही रहता सीरीज कॉम्बिनेशन में, हाँ ना, IRMS तो सेम ही रहता ना। तो EL इज इक्वल्स टू क्या है, IRMS इंटू एक्सएल, और ER क्या होगा, IRMS इंटू आर, सेम ही चाहने वाले हो। चलिए, a bulb of 60 volt and 100 watt is connected with 100 volt of AC source with an inductance coil in series, with an inductance coil in series, full stop. If bulb illuminates with its full intensity, if the bulb illuminates with full intensity, then जो अपने माँ बाप के पैसे बर्बाद कर रहे हैं वो क्लास में कृपया करके ना बैठे। Of inductance of coil is, और फ्रीक्वेंसी दी गई है आपको 60 हर्ट्ज। द फर्स्ट ऑप्शन इज 1.28 हेनरी, 2.15 हेनरी, 3.27 हेनरी, 3.89 हेनरी। चलिए, सीन क्या है देखो,
एक बल्ब है, कितना रेजिस्टेंस है उसका? नहीं, पावर दिया बस उसका। देखो बेटा, मान लो एक बल्ब है, ये बल्ब है, उसके साथ सीरीज में एक इंडक्टर कनेक्टेड है और यहाँ पर एक एसी सोर्स कनेक्टेड है। इसने बोला बल्ब का वोल्टेज जो है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बल्ब इज 60 वोल्ट और साथ ही साथ उसका जो पावर है वो 100 वैट है। पावर जो दिया हुआ है वो 100 वैट है, ठीक है। और एसी सोर्स जो है वो आपका VRMS कितने का है? 100 वोल्ट का है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये बल्ब पूरी इंटेंसिटी से चमके तो यहाँ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या होना चाहिए वो पूछा हुआ है। अच्छा एक बात बता ज़रा, बल्ब को कितने पोटेंशियल डिफरेंस का रिक्वायरमेंट है? 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बल्ब को कितना चाहिए? 60 वोल्ट। अगर ये इंडक्टर नहीं लगता, अगर ये इंडक्टर नहीं लगता तो कितना मिलता उसको? 100, और बल्ब हो जाता था फ्यूज, फट। क्योंकि तुम भाई जितना जरूरत है उससे ज्यादा का दे रहे हो। इधर से बोल देते, इधर से बोल देते, इधर से बोल देते। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, बल्ब को चाहिए सिर्फ 60 और तुम कितना दे रहे हो उसको? 100, तो वो फ्यूज हो जाएगा। अब तुमने क्या करे, यहाँ एक ऐसा कंपोनेंट लगाए जो हल्की कुछ इसका पोटेंशियल कुछ खुद इस्तेमाल कर ले। मान ले भैया तुमने क्या करे, एक ऐसा कंपोनेंट लगाए जिसका रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो मान लो 50 वोल्ट की एनर्जी वो खा जा रहा, तो बल्ब को कितने मिलेगी? 50। तो बल्ब तो जलेगा मगर डिम। ऐसा भी नहीं चाहिए अपने को चाहिए फुल इंटेंसिटी वाला। तो ये कब पॉसिबल है? जब यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस इंडक्टर वो कितना होगा? 40 वोल्ट होगा, तभी पॉसिबल है। तो मतलब मैं ये कहूंगा कि जब आपने इस तरह से कनेक्ट किए और आप देख रहे हैं कि बल्ब अपनी फुल इंटेंसिटी से जल रहा है, इसका मतलब इसने 60 खाया और इसने 40, यानी कि भाई सिंपल सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर कितना है? 40 वोल्ट है। अपने पास VRMS है, मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है। उसने तुमसे क्या पूछा, आपके फ्रीक्वेंसी दिया है तुमको, कितनी दिया है? 60 हर्ट्ज़ की, और तुमसे उसने पूछा है कि भाई पता लगाओ, क्या पूछा उसने तुमसे? इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। आप असल में इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पे IRMS इंटू इजिकल्स टू VL अपॉन XL, ये वाले का फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं आप। मैं आपको हिंट देने वाला हूँ उसका कैसे करने वाले, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा। तो IRMS इज इक्वल्स टू V/R, I इक्वल्स टू V/R वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब देखो XL यानी कि ओमेगा L, या जिसको बोलेंगे 2πfL इज इक्वल्स टू VL अपॉन IRMS, है ना। तुम्हारे पास F है, तुम्हारे पास F है, तुम्हारे पास VL है, तुम्हारे को IRMS की ज़रूरत है। अगर IRMS कहीं से पता चल गया तुमको, है ना, तुम्हारे पास VL भी है और F भी है, तुमको किसी तरह से ये मिल गया ना अगर IRMS, तो तुम्हारा टारगेट जो है LO मिल जाएगा। अब फिर सवाल हुआ है साला IRMS कैसे निकालेंगे अपन, है ना। तो IRMS निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा ERMS यानी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, या VRMS अपॉन Z यानी इम्पेडेंस, VRMS अपॉन Z। अब ये कैसे हो सकता है? VRMS अपॉन अंडर रूट ऑफ R²। नहीं यार, उसमें तो फिर XL आ जाएगा, L की जरूरत पड़ेगी आपको। कैसे? तो पावर फैक्टर दिया हुआ है कि पावर के फॉर्मूले से तो R निकलेगा। अरे हाँ, IRMS निकाल सकते हैं उससे, यस करेक्ट, सॉरी, यहां से IRMS निकल जाएगा। पावर का फॉर्मूला है ना VI, पावर का जो फॉर्मूला है VI, तो उससे ये बल्ब में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो पता चल जाएगा। IRMS इज इक्वल टू 100/60, है ना, 100/60। तुम यहां से IRMS की वैल्यू निकालोगे, इसमें डालोगे,
और VL तो है तुम्हारे पास, अब तुम्हारा फिर आंसर निकल जाएगा। देखो कर, तो 100 तो लिखा, वही तो है, आई रखा मैंने यहाँ पे अपॉन V, 100/60। करो कैलकुलेशन, देखो कितना आ रहा, बताओ मुझको। ओए मेरे बाप,